गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जेट 2024 के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में अपने पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि परमाणु का जो बोर मॉडल था उसके हमने 3 अभिग्रहित पढ़े थे। आज हम उन तीनों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। परमाणु का जो बोर ने जो पहला अभिग्रहित दिया था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं उन वर्ताकार कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इन वर्ताकार कक्षाओं को जो बोर ने क्या कहा था, ऊर्जा स्तर बोला था। ये इसका पहला जो है वो परमाणु मॉडल इसका अभिग्रहित था। दूसरा जो अभिग्रहित इसका था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते, वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनके लिए कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। जो कक्षा का कोणीय संवेग, इसका फॉर्मूला होता है mvr, वो किसके बराबर होना चाहिए, NH/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में क्या है, घूम पाता है। ये इसका दूसरा अभिग्रहित था। अब इसका तीसरा अभिग्रहित ये था कि जो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए वर्ताकार कक्षा में अगर कोई वस्तु घूमती है तो उसको एक बल, जिसको अपने अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो विकेंद्रीय बल चाहिए। वो विकेंद्रीय बल उस इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, वो कूलाम आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला अपने लिखते हैं कि mv²/r = kZe²/r²। ये अपने 3 अभिग्रहित जो बोर मॉडल के थे वो अपने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। अब आज अपने इसका चौथा अभिग्रहित जो है वो पढ़े। चौथे अभिग्रहित में बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस कक्षा की जो एनर्जी होती है वो भी नियत होती है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नियत होती है। लेकिन जो बोर ने बताया कि अगर अपने परमाणु या इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दें, इलेक्ट्रॉन जो है अगर इसको अपने बाहर से ऊर्जा दें, जिसको अपने बाह्य ऊर्जा बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बाह्य ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है या इस बाह्य ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। अब देखो, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऊर्जा स्तर है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऊर्जा स्तर के अंदर चक्कर लगा रहा है, मान लो। अब अपने इसको क्या दी, बाहर से ऊर्जा अपने अगर इसको बाहर से देंगे तो मान लो कि इसके ऊपर एक और ऊर्जा स्तर है, तो अपने इसको बोलते हैं कि ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये अपने क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है। इस ऊर्जा स्तर की एनर्जी मान लो En2 है और इस ऊर्जा स्तर की एनर्जी मान लो En1 है। N1 का मतलब ये पहला ऊर्जा स्तर, E का मतलब एनर्जी, यानी कि ये पहले ऊर्जा स्तर जिसे अपने निम्न ऊर्जा स्तर बोला है उसकी ऊर्जा है, और ये E का मतलब एनर्जी, N2 का मतलब दूसरा ऊर्जा स्तर, यानी कि जिसे अपने उच्च ऊर्जा स्तर बोला है, उसकी ये क्या है, ऊर्जा है। अब अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऊर्जा का अवशोषण करेगा और अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्या किया हमने, ऊर्जा दी बाहर से, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का किया अवशोषण और इलेक्ट्रॉन चला गया निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन वहाँ ये स्थायी नहीं होता और 10⁻⁸ सेकंड रुकता है वहाँ पे, ये ध्यान रखना। इतने टाइम रुक के, यानी कि 1 सेकंड का 8वां भाग, और उसके पश्चात ये वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में आता है। जब ये अपने मूल ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, ठीक है, अपने क्या किया, इधर बनाते हैं, देखो निम्न ऊर्जा स्तर था, इससे ये उच्च ऊर्जा स्तर में गया। तो उच्च ऊर्जा स्तर में गया कैसे, तो इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन था इसने ऊर्जा का अवशोषण किया। लेकिन जब ये वापस
देखो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में गया, उच्च से वापस जब निम्न में आएगा तो जितनी ऊर्जा इसने अवशोषित की थी वापस ऊर्जा का उसको क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जब वापस उच्च से किस में आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो जितनी इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की थी, अवशोषित की थी, उतनी की उतनी ऊर्जा इसको क्या करनी पड़ेगी, उत्सर्जित करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ऊर्जा का उत्सर्जन। तो दो प्रक्रियाएं होगी। वैसे तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है, लेकिन अगर अपने इसको बाहर से ऊर्जा दें तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वहाँ पे ये रुकेगा 10⁻⁻8 सेकंड और वापस कहाँ पे आ जाएगा, अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। और जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो जितनी ऊर्जा इसने पहले ग्रहण की थी उतनी की उतनी ऊर्जा ये वापस अपनी बाहर निकाल देगा। अब बोर ने एक तो फॉर्मूला बताया कि अपने अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में और उच्च से जब निम्न में आया तो कितनी ऊर्जा इसने बाहर निकाली या कितनी ऊर्जा इसने अवशोषित की थी। तो अपने इसका फॉर्मूला देखते हैं। ई का मतलब होता है उत्सर्जित ऊर्जा, समझ में ये बात। ई का मतलब क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है जितनी ऊर्जा दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर की है उसमें से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को माइनस कर दो। ये जो फॉर्मूला है ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ये एनर्जी जो है वो उत्सर्जित है, ये इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। ये है पहले, यानी कि देखो अपने उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी पढ़ा था कि ये ज़्यादा होगी और निम्न ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी है वो कम होगी। तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। इतना जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, जितनी ऊर्जा ये बाहर निकालते हैं उसका। अब बोर ने दूसरी बात ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करे और चाहे ऊर्जा का उत्सर्जन करे, यानी कि चाहे तो वो अवशोषण करे चाहे वो ऊर्जा का उत्सर्जन करे, दोनों किस रूप में करता है, विकिरण के रूप में। ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किसके रूप में होएगा, विकिरण के रूप में। तो ये तो अपने इसके चार अभिग्रहित थे बोर के। पहला अभिग्रहित ये था कि ऊर्जा स्तर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस चक्कर में जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनको ऊर्जा स्तर बोलते हैं। अब देखो चार ऊर्जा स्तर होते हैं, के, एल, एम, एन, और इनके लिए एन की वैल्यू होती है 1, 2, 3 और 4। ये सीक्वेंस में होते हैं। जैसे देखो ये परमाणु है, ये इसका के, एल, एम और एन, इस तरह से। इसके बाद दूसरा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते, घूमने के लिए उनको जो कोणीय संवेग का मान किसके बराबर होना चाहिए, NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तीसरा अभिग्रहित कि विकेंद्रीय जो बल है वो कूलाम आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि mv² = kz²/r, इसका दूसरा अभिग्रहित। और लास्ट अभिग्रहित इसका था कि जब अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ग्रहण करेगा, यानी कि अवशोषित करेगा और अपने निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पे जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, और वहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा। क्यों रुकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मूल जो कोश होता है या मूल जो ऊर्जा स्तर है उसी में ज़्यादा स्थायी रहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे इतने कम टाइम में रुकता है, अल्प समय में रुकता है, वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। मूल ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अब अपने कहते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण करे चाहे ऊर्जा का उत्सर्जन करे, किसके रूप में करेगा, वो विकिरण के रूप में करेगा। और जो उत्सर्जित एनर्जी का मान अपने निकालने की इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा कितनी बार निकाली है तो उसका फॉर्मूला होता है E = En2 - En1। तो ये तो था परमाणु के बोर मॉडल के चार अभिग्रहित, परमाणु के बोर मॉडल के चार अभिग्रहित। अब सिलेबस जो जेट का सिलेबस है उसके अंदर केमिस्ट्री के जो सिलेबस के अंदर मेंशन है कि जो बोर था उसने ये चार अभिग्रहित दिए, उसके साथ साथ उसने 3 फॉर्मूले दिए थे। पहला फॉर्मूला था जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा की क्या फाइंड करनी है अपने को, रेडियस यानी कि त्रिज्या। और जो दूसरा सूत्र था वो था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और तीसरा जो था वो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग।
यानी कि जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा में कितने वेग से चक्कर लगाएगा, इन तीनों के जो सूत्र थे वो अपने को पढ़ने। आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो ये, एक तो कक्षा की त्रिज्या है और एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। सिर्फ अपने को फॉर्मूले देखने हैं, वो कहाँ से है वो देख लें, डेरिवेशन अपने को नहीं देखनी है। अब देखिए, सबसे पहले अपने देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है उसकी त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय त्रिज्या मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Rn त्रिज्या की कक्षा है, Rn त्रिज्या की कक्षा है और उस कक्षा में Vn वेग से घूम रहा है, Vn वेग से घूम रहा है। तो अपने क्या करेंगे, Rn त्रिज्या की कक्षा है, कोई इलेक्ट्रॉन है इसमें चक्कर लगा रहा है, वो Vn वेग से घूम रहा है। तो अपने क्या करते हैं, इसके अंदर पहले तो बोर की जो प्रथम परिकल्पना थी, बोर की प्रथम परिकल्पना या अपने जिसको विग्रहित बोला था उसके द्वारा प्रथम परिकल्पना के अनुसार mv² अपॉन r इज इक्वल टू के ZE² अपॉन r। ठीक है, ये था। ये मान लेते हैं कि Rn त्रिज्या थी, Vn वेग था, तो इसके आगे अपने Rn लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि Rn कोई त्रिज्या है, Vn इलेक्ट्रॉन का वेग है, जिस कक्षा में ये घूम रहा है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है। दूसरी परिकल्पना बोर की जो है वो दूसरी परिकल्पना अपने देखें तो वो क्या थी, mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये इसकी दूसरी परिकल्पना थी। तो अपने ये देखते हैं, ये दोनों परिकल्पनाओं से अपने क्या फाइंड करनी है, इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो दोनों को क्या करते हैं, एक से Vn की वैल्यू निकालते हैं इससे, और इससे Rn की वैल्यू निकालते हैं, दोनों के एक दूसरे के अंदर पुट करते हैं। तो जो लास्ट आंसर आता है, क्योंकि अपने को डेरिवेशन नहीं करनी है, अपने को लास्ट आंसर देखना है, तो इसका जो लास्ट आंसर आएगा, लास्ट जो आंसर आएगा वो ये आएगा Rn इज इक्वल टू N² अपॉन H² अपॉन 4π² mZe²। ठीक है, अपने देखते हैं कि n क्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि कोश की संख्या। h का मतलब यहाँ पे प्लांक नियतांक है, 4π², m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z का मतलब परमाणु क्रमांक, जिस अपने परमाणु के लिए कर रहे हैं, z का मतलब यहाँ पे ध्यान देना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। e का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जब अपने इसके अंदर देखो n² की वैल्यू चेंज होएगी, z की वैल्यू चेंज होएगी, बाकी ये सारा कुछ क्या है, फिक्स है, यानी कि ये सारे स्थिरांक है। तो अपने इनको अलग कर लेते हैं, h² स्थिरांक है, 4π² me², ये भी क्या है, स्थिरांक है। ये बाकी स्थिरांक है, वैल्यू किसकी चेंज करनी है अपने को, इनकी n² अपॉन z की। यानी कि देखो इन सभी की वैल्यू अगर अपने पुट करके लास्ट आंसर निकालें तो ये निकलेगा 0.529 इंटू n² अपॉन z। और देखो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय त्रिज्या होती है उसका जो मात्रक है या जो यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब देखो दोबारा देखते हैं ये क्या किया हमने। अपने करना है कि कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या देखनी कितनी होगी। तो अपने क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो Rn त्रिज्या की, मान लें ये परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इनकी त्रिज्या है Rn मान लेते हैं। तो Rn त्रिज्या की कक्षा में Vn वेग से घूम रहा है। तो अपने बोर की जो वो दो परिकल्पनाएं काम में लेती हैं, पहली और दूसरी। पहली परिकल्पना क्या थी, mv² अपॉन r इज इक्वल टू के ZE² अपॉन Rn। दूसरी परिकल्पना थी mvr इज इक्वल टू 1h अपॉन 2π। इन दोनों के प्रयोग से एक से Rn की वैल्यू दूसरे से Vn की वैल्यू निकाली और निकाल के अपने को लास्ट अपने को जो फॉर्मूला याद करना है वो ये याद करना है, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² अपॉन z। अपने इन दोनों से क्या किया देखो, ये इसका लास्ट आंसर है। अपने n² और z² को अलग लिख दिया, बाकी जो वैल्यू थी उसको अलग लिख दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जो अपने h² अपॉन 4π
स्क्वायर एम ई स्क्वायर लिखा है, ये सारा का सारा क्या है, स्थिरांक है। इन सब की वैल्यू फिक्स होती है, ये प्लांक नियतांक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये सब स्थिरांक है, तो अपने इनको अलग लिख लिया। इनकी वैल्यू चेंज होएगी। एन का मतलब क्वांटम नंबर है, ठीक है, या अपने इसको बोलते हैं कि कक्षा का नंबर, तो इसको बोलते हैं क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या भी कौन सी है, ये मुख्य क्वांटम संख्या। जेड का मतलब क्या है, जिस परमाणु की अपने को ज्ञात करनी है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक। तो ये जो अपने सारी वैल्यू चेंज की। अब क्या हुआ, देखो ये इन सब को हल करने के बाद आंसर आया 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। अब देखो इसका मतलब ये है कि त्रिज्या जो है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या किस पे डिपेंड करेगी। एक तो उस कक्षा के नंबर पे, कितने नंबर की कक्षा है, जैसे के एल एम एन, इसमें एन का मान 1 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो जैसे जैसे एन का मान चेंज होएगा वैसे वैसे त्रिज्या भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो आर एन है यानी कि जो त्रिज्या है वो किसके समानुपाती होती है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती। पहली चीज़, ठीक है। अगर अपने के से एल में जाएंगे तो एन का मान बढ़ गया, इसका मतलब त्रिज्या भी बढ़ेगी। और इसका अपने पास प्रूफ है, देखो ये है, ये के होगा, ये एल होगा, ये एम होगा। तो के की त्रिज्या, ये के है, ये एल है, तो एल की त्रिज्या के से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है, या कक्षा की त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। दूसरी चीज़, अगर अपने आर एन जो है वो क्या करें 1/जेड, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय त्रिज्या है वो कम हो जाएगी। ये दो वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है। लास्ट आंसर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा की कक्षीय त्रिज्या कितनी होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। और इनका मतलब क्या है कि ये तो है फिक्स, अपने को वैल्यू जो है वो किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू जो है वो एन की और जेड की। तो एन की वैल्यू चेंज होएगी तो आर एन भी चेंज हो जाएगा। अगर एन स्क्वेयर यानी कि एन का मान ज़्यादा होएगा तो आर एन भी ज़्यादा हो जाएगा। आर एन अगर जेड का मान कम हुआ तो आर एन ज़्यादा हो जाएगा। अगर जेड का मान ज़्यादा हुआ तो आर एन कम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में तो ये है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये एक का मान ज़्यादा करो तो दूसरे का मान कम हो जाएगा। ये जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं, यानी कि जो एन है इसका मान बढ़ेगा तो आर एन बढ़ जाएगा। अगर इसका मान बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हुआ तो ये भी कम होएगा, ये बढ़ा तो ये कम होएगा, ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये परमाणु की कक्षीय त्रिज्या होगी। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की कक्षीय त्रिज्या का जो है वो ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है अपने को, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब अपने जो आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट फॉर्मूला जो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऊर्जा कितनी होगी उसका फॉर्मूला अपने को पढ़ना है। भी आगे जो अपने को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा। यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि आर एन की त्रिज्या है और वी एन वेग से घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की उस कक्षा के अंदर एनर्जी कितनी होगी वो अपने को फाइंड करना है। देखो जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है ई टी, ये होता है टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्लस में इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उन दोनों के योग के बराबर होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कुल ऊर्जा किसके बराबर होएगी, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के योग के बराबर होती है। अब अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है तो अपने क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को याद रखना है Z(E²/2R। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का।
काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z²/2R। और जो काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 × mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है Z²/2R। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है -ZE²/R। ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। पोटेंशियल एनर्जी होएगी -ZE²/R, काइनेटिक एनर्जी होएगी Z²/2R। ठीक है, अब अपने दोनों का फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसकी फाइंड करने का तरीका। तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो है वो योग करेंगे। तो अपने क्या किया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो 2 - 2π² me⁴/h² इंटू Z²/n²। सॉरी, ये n है। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो कैसे प्राप्त हुई, इस फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो अपने लास्ट आंसर आता है वो याद रखना है। क्या याद रखना है, -2π² me⁴/h² इंटू Z²/n²। ये जो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कुल ऊर्जा, यानी कि टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अपने ये जो है ये सब कुछ जो लिखा है ये बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इनकी अगर अपने वैल्यू सारी फाइंड कर दें तो आंसर आता है -2.18 इंटू 10⁻⁻11 -2.18 इंटू 10⁻⁻11 इंटू Z²/n²। ये जो है वो फॉर्मूला है इसका अर्ग में। इसकी जो आंसर आएगी, यूनिट जो होगी वो अर्ग होएगी। ठीक है, ये इसका जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसके अंदर आएगी, अर्ग प्रति एटम। ठीक है, टोटल एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻⁻11 Z²/n²। ये किसके अंदर आएगी वैल्यू, ये आएगी अर्ग में, या इसको बोलते हैं, अगर अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, क्योंकि देखो अर्ग जो है, अर्ग हो गया, जूल हो गया और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये एनर्जी के जो ऊर्जा के मात्रक है, एनर्जी के मात्रक होते हैं। तो अपने को ऊर्जा अगर अर्ग में चाहिए तो इस फॉर्मूले से काउंट करेंगे। अगर अपने को जूल प्रति परमाणु के अंदर चाहिए तो भी यही फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर अपने को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के अंदर चाहिए और ज़्यादा फॉर्मूला यही चलता है, तो इस पे इम्पोर्टेंट लगा लेना। और ये देखो, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसका होता है -13.6 इंटू Z²/n²। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का और इसका आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब इस सूत्र से भी दो चीज़ें देखो, ये इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है, जो E की टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो किसके समानुपाती है, वो Z² के समानुपाती। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा कुल ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। दूसरा जो है वो ये है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², यानी कि जो n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे जैसे अपने कोष की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी का मान कम होता जाएगा। समझाई बात। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, बात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की कर रहे हैं अपने। देखो, जैसे जैसे अपने ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अपने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होएगी। इस कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जैसे जैसे अपने n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में ये बात। तो अपने दो फॉर्मूला पढ़ा थे, लास्ट फॉर्मूले ये याद रखना, -13 यानी कि -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा। जो टोटल एनर्जी है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ेगी,
जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे n स्क्वायर यानी कि n मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, देखो ये मुख्य क्वांटम संख्या ये k है, इसके लिए n का मान कितना है 1, इसके लिए n का मान कितना है 2। इन दोनों में अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा किस में होगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा इसमें होगी ना कि इसमें। लेकिन अगर अपने बात करें कि कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी, तो इस कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा है, इस कक्षा की ऊर्जा कम है। अपने बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे थे, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि E/T समानुपाती Z², लेकिन E/T जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, n² के, यानी कि n का मान बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, ये अपना आज परमाणु जो मॉडल है, जो बोर का परमाणु जो मॉडल था वो